हिंदू आतंकवाद पर गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे के बयान के बाद देश में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है कि क्या आतंकवाद का भी कोई रंग, कोई धर्म होता है। शिंदे का इशारा देश में हुए 4 बम धमाकों के बाद पकड़े गए संघ से जुड़े लोगों की तरफ था। इन्हीं में से एक धमाका था मालेगांव का। महाराष्ट्र एटीएस ने इस धमाके के आरोप में मालेगांव के 9 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में संघ से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कहा कि उसके पास पहले पकड़े गए 9 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अदालत ने पिछले साल इन सभी को जमानत भी दे दी। आतंक को लेकर हो रही सियासत ने कैसे कुछ लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी है, इसी सवाल का जवाब खोजती है हमारी विशेष पेशकश हर रोज मरता था में। चलते हैं हमारे संवाददाता निशात शम्सी के साथ मालेगांव। मालेगांव मुंबई से 280 किलोमीटर दूर इस इलाके में आकर एहसास होता है कि जिस हिंदुस्तान को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं उसका मतलब क्या है। गाड़ी में बैठकर बाहर देखते हुए मेरी नजरें किसी को खोज रही थी। एक के बाद दुकानें पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन जिस दुकान को मैं खोज रहा था वो अभी दूर थी। हम भीड़ भरी इस बस्ती से गुजरते रहे। सड़कों पर पैदल चलने वालों की भीड़ ज्यादा, गाड़ियों की कम। साइकिल पर लोग, ऑटो रिक्शा पर लोग। 84,000 से ज्यादा पावरलूम वाले इस शहर में बड़ी गाड़ियां बहुत कम दिखी। जहां भी हम रास्ता पूछने के लिए रुके, वहां घूर कर देखती निगाहें हम पर टिक गई। आखिर क्यों आए हैं, क्या मकसद है? 8 सितंबर 2006 के धमाकों के बाद इस शहर ने जो झेला, उसका सीधा असर उनके जहन पर पड़ा है। मुझे बार बार वो दिन याद आ रहा था जब उस रोज धमाके में 37 लोग मारे गए। कुछ ही दिनों के भीतर यहीं इसी शहर से महाराष्ट्र एटीएस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। सीधा आरोप लगाया गया धमाके कराने का, आतंकवादी होने का। 6 साल जेल में रहने के बाद वो लोग आज जमानत पर बाहर हैं। धमाके के आरोप में दूसरे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अदालत में कहा जा चुका है कि इस शहर से उठाए गए 9 लोगों का धमाके से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन अदालत में कहने और 6 साल जेल में जिंदगी बर्बाद होने में बहुत फर्क है। और इस फर्क को समझने की कोशिश मुझे नूरुल हुदा की चाय की इस दुकान पर ले आई। नूरुल की उम्र उस वक्त महज 22 साल थी। मालेगांव धमाके से पहले तक उसकी पहचान इस्लाम के शिक्षक के तौर पर थी। उसे आलिम की डिग्री मिल चुकी थी, वो स्नातक के बराबर था। लेकिन आज नूरुल चाय बनाकर बेचता है, वो भी अपने मोहल्ले से बहुत दूर। 2006 के धमाके के बाद जो कुछ हुआ, उसने नूरुल की जिंदगी बिखेर कर रख दी। बहुत मुश्किल से वो हमारे साथ बात करने को तैयार हुआ। कैसा गुजरा आप? बड़ा ही तकलीफदार, बड़ा ही, हम बयान नहीं करते। धमाके के तीसरे ही दिन कुछ पुलिस वाले उसे घर से ये कहकर उठा ले गए थे कि उन्हें किसी नूर की तलाश है। वो नूर जो सिमी का सदस्य है, जिसका मालेगांव धमाके में हाथ है। 22 साल का नूरुल कहता रहा कि वो नूर नहीं, सिमी का सदस्य भी नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे सिमी के नाम पे परेशान किया गया और आज तक के मुझे परेशान किया जाता रहा, और उसी को बुनियाद बना के ये मुझको इस केस में डाला गया था। हमेशा पूछा हूं मैं, लेकिन बोले हमको जो करना हम करेंगे, तेरे को जो कर सकता कर ले। नूरुल की शादी को तब सिर्फ 3 महीने हुए थे। अपने पिता की इकलौती औलाद, घर में अकेला कमाने वाला, और उस पर आतंकवादी होने का ठप्पा लग गया। मुझसे बात करते हुए भी वो नजर नहीं मिला पा रहा था। मेरी फैमिली पूरी टूट गई। मैं घर पे मेरे बाप का अकेला था। कमाने वाले आप ही थे? अब्बा के साथ मैं ही था। मेरे जाने के बाद घर की हालत खैर हो गई। हम भी आए थे अपने घर, उसमें भी बहुत ज्यादा हालत खराब थी। तो क्या अब उस वक्त के बाद कुछ सुधार हुआ है? अभी तक तो नहीं। अभी भी हम ये समझ लो, कर्जों से हमने ये दुकान शुरू की, ये उम्मीद के साथ कि हमको अल्लाह ताला खड़ा कर दे। हालात बदलेंगे, ये उम्मीद ही है जो नूरुल को अब तक जिंदा रखे हुए है।
वरना उसकी माने तो एक वक्त ऐसा भी था जब उसे लगा कि वो जिंदा नहीं बच पाएगा। नूरुल का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद उसे 1 महीने तक लगातार पीटा गया। बेहोश होता तो पिटाई रुक जाती, होश में आने पर एक बार फिर पुलिस के डंडे बरसने लगते। ये तब तक हुआ जब तक उसने पुलिस के दिए कागजों पर दस्तखत नहीं कर दिए। भान के जो मारा जाता था वो तकरीबन मेरे साथ 30 दिन चला है। मारना है सिर्फ तो कन्फेशन पे दस्तखत लेने के लिए उनके बनाए हुए। अब कन्फेशन में क्या है क्या नहीं हमको कुछ नहीं, लास्ट तक हमको बताया नहीं। दस्तखत किया आपने? दस्तखत हमको यहाँ तक के बोला गया कि अगर तुम दस्तखत नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर के तुम्हारे बहनों को लाएंगे, तुम्हारे घर वालों को सुनाएंगे। हर तरीके से मतलब कमजोर करने की कोशिश की। इतना कुछ सहने के बाद नूरुल को ये यकीन करने में बहुत वक्त लगा कि उसे जमानत मिल गई है। वो अब पूरी आजादी चाहता है, अदालत से क्लीन चिट चाहता है। इस भीड़ में वो आतंकवादी होने के उस ठप्पे से निजात पाना चाहता है जो पुलिस ने उस पर लगाया। नूरुल से बात करते हुए उससे मिलने के बाद मैं बार बार सोच रहा था कि इस देश का सिस्टम, हमारी पुलिस क्यों इतनी असंवेदनशील हो गई है कि इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया है। इंसान पर ध्यान नहीं, परिवार का ध्यान नहीं। सवालों की इस उधेड़-बुन में मैं मालेगांव की एक और सड़क पर बढ़ता जा रहा था, भीड़ भाड़ से थोड़ा दूर एक कॉलोनी में। ये बोर्ड देखकर हम रुके, डॉक्टर सलमान अल फारिस। इन्हीं से तो मिलना था। रुककर पता किया कि घर पर हैं या नहीं। छोटा सा साधारण सा घर है डॉक्टर सलमान का। थोड़ी देर में वो खुद ही बाहर आए। चेहरे पर तमाम सवाल मुझे यहां भी दिखे। आखिर क्यों आए हैं, मुझसे क्या चाहते हैं? मालेगांव धमाके के बाद डॉक्टर सलमान को सीधे उनकी डिस्पेंसरी से ही उठा लिया गया था। जेल में बिताए 6 सालों ने डॉक्टर के चेहरे की रौनक खत्म कर दी है। धड़ल्ले से अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर सलमान को समझाने में मुझे थोड़ा वक्त लगा। उन्हें तसल्ली हुई तो वो हमें घर के भीतर ले गए। सलमान भी बीते दिनों को अब याद नहीं करना चाहते। सर, आप एक डॉक्टर थे और वेल सेटल्ड थे। जब आपको इस मामले में गिरफ्तारी हुई तो फर्स्ट एक्शन क्या था सर? क्या लगा आपको? जब हमको ले गए तो ऐसा नहीं बोले हम आपको इस केस में अरेस्ट कर रहे हैं। क्या बताएंगे? बस इतना बोले कि चलिए हमारे साथ। देन दे प्रोड्यूस इन द कोर्ट। हमारी बातचीत में इस तरह की चुप्पी का दौर कई बार आया। उस दौर में डॉक्टर सलमान की प्रैक्टिस काफी चल निकली थी। वो सिर्फ नब्ज पर हाथ रख के दवा देते और ठीक होने की गारंटी भी। अब वो पुराना घर, पुरानी डिस्पेंसरी, वो शोहरत सब पीछे छूट चुका है। डॉक्टर सलमान अब दूर इस छोटी सी जगह पर बसने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एटीएस की प्लानिंग थी और वो सब हकीकत जानते हुए भी हम लोगों को इस गलत प्लानिंग में हम लोगों को अरेस्ट किया। हम लोगों ने किस तरह से आप और आपके पूरे परिवार ने इस 5 सालों को गुजारा? बहुत ज्यादा तकलीफों के साथ। यस। किस तरह की? भाई, फैमिली का कोई मेंबर अगर जेल में चला जाए तो फिर उसकी फैमिली को क्या तकलीफ होगी तो वो हर कोई समझ सकता है। डॉक्टर सलमान पर पुलिस ने धमाके की साजिश का आरोप लगाया था। जेल में इन्होंने जो कुछ भोगा वो याद करके ये सिहर उठते हैं। या टू मच टॉर्चर। क्यों? इट इज नॉट क्वेश्चन, इट शुड बी आस्क्ड ऑन द एटीएस एंड द पुलिस रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स व्हाई दे अरेस्टेड अस। और किस तरह का जो पुलिस का तरीका होता है टॉर्चर का, हम लोगों पर तो 3rd डिग्री अपनाया गया है और सिर्फ कन्फेशन पेपर पर साइन के लिए। दे ओनली वांटेड टू साइन ऑन द कन्फेशन पेपर्स। इवन दे themselves know that we are innocent, wrongfully we are arrested. They themselves told that the higher responsibility persons told us to arrest you. We know that you are not actuals. डॉक्टर सलमान की बातों में तल्खी सिर्फ तभी आती है जब वो महाराष्ट्र एटीएस का नाम लेते हैं। बाकी बातचीत के दौरान सलमान मुस्कुराते रहे। अपने दोनों बच्चों से भी मिलवाया उन्होंने। ये परिवार अब संभलने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर सलमान हमें छोड़ने बाहर तक आए। घर के बाहर कुछ और बच्चे मिले।
अंग्रेजी बोलने वाले इस डॉक्टर को कॉलोनी के बच्चे पोयम सुनाने वाले सलमान चाचा कहते हैं। इन मासूमों को नहीं मालूम कि उनके सलमान चाचा पिछले 6 सालों में जितना भोग चुके हैं उसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। बच्चों से घिरे सलमान चाचा को मैंने भी अलविदा कहा और आगे बढ़ गया। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से होते हुए कुछ देर में मैं शब्बीर मसीउल्लाह के पास पहुंचा। 6 साल पहले शब्बीर का मालेगांव में बैटरी का बड़ा कारखाना था। दूर दूर से लोग इनके यहाँ बैटरी लेने आते थे। इलाके के पुलिस वाले भी भाईचारे में शब्बीर भाई के कारखाने से बैटरियां लेकर जाते थे, लेकिन उस रात वो भाईचारा खत्म हो गया। शब्बीर चीखते रहे कि वो बेगुनाह हैं, मालेगांव धमाके में उनका हाथ नहीं है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। शब्बीर पर आरोप लगाया गया कि धमाके में इस्तेमाल बम उनके कारखाने में तैयार हुआ है। साजिश की बैठकें भी उनके कारखाने में हुई। शब्बीर की वो फैक्ट्री अब बर्बाद हो चुकी है। मेरा पूरा कारोबार खत्म हो चुका था। तकरीबन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा कि मैं कारोबार स्टार्ट करूं, लेकिन कुछ लोगों ने कर्ज वगैरह दिया और थोड़ा मोड़ा मैंने जो भी मेरे पास बचा हुआ था भंगार, उसमें से मैंने जो बेच बाच करके थोड़ा सा अभी खड़े होने की कोशिश किया हूं मैं, लेकिन हम पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे। शब्बीर की नई दुकान भी नायाब है। उनकी मां ने तो जेल में इतनी पिटाई होती थी कि पैरों पर खड़े भी नहीं हो पाते थे। खुद अपनी हड्डियों का इलाज करते करते शब्बीर को हड्डियों का दर्द दूर करना आ गया है। बातचीत करते हुए मुझे भी शब्बीर ने अपना हुनर दिखाया। आज वो इसी हुनर की बदौलत थोड़ा बहुत कमा भी लेते हैं, लेकिन जब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं तो उनके चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है। हमारे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने बहुत तकलीफें उठाई है। उनको ज़हनी टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ और मेरे बच्चे जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए। उनकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। महाराष्ट्र एटीएस ने शब्बीर पर यह भी आरोप लगाया था कि उन्होंने पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली, धमाके के लिए आरडीएक्स खरीदा। इतने संगीन आरोपों के बावजूद अदालत में एटीएस कोई सबूत नहीं दे पाई। जमानत मिलने के बाद वो धीरे धीरे करके अपनी बिखरी हुई जिंदगी समेट रहे हैं, लेकिन बीच बीच में उस कलंक के छींटे उनकी जिंदगी में अब भी भूचाल ला देते हैं। भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि अल्लाह ताला हर जख्म को भरता है। मेरा एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, अभी वो 4th क्लास में, तो उसको किसी ने स्कूल में कोई बच्चे ने शायद टॉर्चर कर दिया, बोल दिया है कुछ, तो वो स्कूल ही नहीं जा रहा है। अब उसकी लाइफ बर्बाद हो रही है, तो उसके लिए हम लोग बहुत फिक्रमंद हैं। वो बताता भी नहीं है। मैं अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बताया, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो उसको शौक जो लगा है, उसकी भरपाई तो शायद कोई नहीं कर सकता ना। शब्बीर ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें इंतजार अदालत से पूरी तरह क्लीन चिट मिलने का है। शायद तब उनका बच्चा स्कूल में जाकर दूसरों को जवाब दे पाएगा कि मेरे पिता आतंकवादी नहीं हैं। लेकिन ये इंतजार कितना लंबा होगा, कहना मुश्किल है। शब्बीर से मुलाकात के बाद हम मालेगांव धमाके में गिरफ्तार एक और शख्स के घर पहुंचे। इनका नाम है डॉक्टर फारूक मखदूमी। इलाके के लोगों ने हमें बताया कि गिरफ्तारी से पहले डॉक्टर फारूक के यहाँ इलाज कराने के लिए हफ्ते भर पहले समय लेना पड़ता था। आज उनका क्लिनिक अस्त व्यस्त पड़ा है। इलाज के लिए इक्का दुक्का वही लोग आते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। दरअसल वो अब खुद ही बहुत लोगों से मिलना नहीं चाहते। मारा है उन लोगों ने, अपनी ही नजरों में गिरा दिया है। एक ऐसा आदमी जिसको कभी किसी ने नंगा नहीं देखा है, उसको एटीएस वाली अपनी कस्टडी में पूरा जो है कपड़ा निकाल के फेंक दे, वहां खत्म हो गए। इज्जत खत्म हो गई, गैरत खत्म हो गई, अपनी आंखों में ही गिर गए। फिर उसके बाद मार का असर क्या होता है? डॉक्टर फारूक पिता और दादा दोनों ही मालेगांव के अच्छे शिक्षकों में गिने जाते थे। गणित और विज्ञान दोनों पर उनकी पकड़ थी। उनका ही असर था कि डॉक्टर फारूक ने गणित में पूरे महाराष्ट्र में टॉप किया था। डॉक्टर बनने के बाद उनकी जिंदगी रफ्तार पकड़ ही रही थी कि एक दिन पुलिस वाले आए और उन्हें उठाकर ले गए। अरेस्ट जिस टाइम हुआ था उस वक्त मेरी मंथली इनकम जो है 60 से 70,000 रुपीज थी। जिस टाइम जो है एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर की गवर्नमेंट सैलरी 12 से 14,000 थी। आज मैं उसी लेवल पर भी आज। एक झटके में सब कुछ खोने की तकलीफ और धीरे धीरे पिसते हुए खुद को बर्बाद होते देखने की तकलीफ अलग होती है। जेल में रहते हुए डॉक्टर फारूक ने अपना पूरा परिवार तबाह होते देखा।
घर में अकेले कमाने वाले थे वो। जेल जाने के बाद आमदनी ठप पड़ गई, परिवार की खुशियां ठप पड़ गई। कभी 70,000 रुपए महीना कमाने वाले इस शख्स के पास आज अपना घर नहीं है। वो किराए के क्लिनिक में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। जिंदगी में बिल्कुल पिछड़ गए। कितनी तेज दौड़ूं कि मैं जो है ना, जो लॉस हुए उसको भर लूं। मैं हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। डॉक्टर फारूक से बात करते हुए मेरे लिए सवाल पूछना मुश्किल हो रहा था। एनआईए की रिपोर्ट के बाद उन्हें अदालत से पूरी तरह क्लीन चिट मिलने की उम्मीद है, लेकिन हर वक्त हर पल इस बात की कसक जरूर रहती है कि जो वक्त बीत गया उसे वापस कैसे पाएंगे। बाकी बचे हुए बहुत सारे सवालों के साथ मैं एक बार फिर मालेगांव की सड़कों पर था। आखिर हमारा सिस्टम कब तक सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों का गुलाम बना रहेगा? आखिर कब तक किसी एक के इशारे पर लोगों की जिंदगियां तय की जाएंगी? आखिर कब हमारा सिस्टम हाड़ मांस से बने इन शरीरों को इंसान समझना शुरू करेगा? आखिर कब? शायद एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर अदालत पूरे 6 साल बाद इन तमाम लोगों को बेगुनाह करार भी दे दे, लेकिन इन 6 सालों में इन्होंने और उनके परिवार ने जो जख्म, जो दर्द और जो जिल्लत सही है, उसका हिसाब देने वाला कोई नहीं है। जब हमने भी इनसे इनके गुनाहगार का नाम पूछा तो इनका जवाब बस इतना था, शायद आप भी उतने ही कसूरवार हैं जिन्होंने हमें गुनाहगार मान लिया। अब आप ही बताइए, हमारे दर्द का हिसाब कौन करेगा और इस जख्म का मरहम कहां मिलेगा? अशरफुल हुदा के साथ निशात शमसी, मालेगांव, IBN7।